कल जो बात स्टार्ट हुई थी हमारी, तो हमने एक तो ये पढ़ा कि ध्वनि क्या है। ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है और उसकी मदद से हम जो है आवाज़ों का एहसास करते हैं, चीज़ों को सुन पाते हैं। दूसरा था कि श्रव्यता के आधार पर ध्वनि के प्रकार, तो हमने तीन बनाए थे, इंफ्रासोनिक, ऑडियोविल और अल्ट्रासोनिक। तो अल्ट्रासोनिक तक की बात आ गई थी। कुछ बिंदु हैं जहाँ से सवाल नॉर्मली भी पूछा जाता है, और वो फैक्ट ये है, देखिए, ध्वनि की चाल। ध्वनि की चाल ध्वनि की चाल, साउंड ऑफ स्पीड, ध्वनि की चाल। पहला सवाल तो ये है कि ध्वनि की तरंगें मैंने बताई थी यांत्रिक होती हैं, और यांत्रिक के साथ साथ में ध्वनि की तरंगें अनुदैर्ध्य होती हैं। ठीक है, इनमें संपीड़न और विरलन बनते हैं। तीसरी बात ये थी कि देखिए, अगर ध्वनि का संचरण होगा तो उसके लिए माध्यम का होना जरूरी है। तो ध्वनि माध्यम के साथ चल सकती है, और जहाँ माध्यम नहीं है वहाँ पर ध्वनि नहीं चल सकती। तो ध्वनि की जो चाल है वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो ध्वनि की चाल किसकी चीज़ पर निर्भर करती है? देखिए, ध्वनि की चाल का एक क्रम देखिए आप। ध्वनि की जो चाल है वो ठोस, ठीक है, ठोसों में सबसे ज़्यादा होती है। ध्वनि की चाल द्रवों में ठोसों से कम होती है। ध्वनि की चाल गैसों में सबसे कम होती है, और ध्वनि की चाल सबसे कम होती है निर्वात में। वैक्यूम जो होता है, निर्वात। तो एक सवाल तो ये यहां से पूछेंगे कि बताइए ध्वनि की सर्वाधिक चाल किसमें होती है। तो ध्वनि की सर्वाधिक चाल, ध्वनि की सर्वाधिक चाल किसमें होगी भैया? ठोस में। अच्छा बताओ, ध्वनि की सबसे कम चाल, सबसे कम चाल का मतलब ध्वनि की शून्य चाल। ध्वनि की चाल निर्वात में कितनी होती है बेटा? शून्य। इसका मतलब यह है कि जो साउंड है वो निर्वात में नहीं चल सकती। निर्वात का मतलब होता है जहां कुछ भी ना हो, जहां कुछ भी ना हो। हमारे और आपके बीच में एयर है, वायुमंडल है, वायु है। यही जो मीडियम है हमारा और आपका, इसी वजह से हमारी आवाज़ आप तक पहुंच पा रही है। एक काम करते हैं, वैक्यूम पंप की मदद से अगर इस होल का, है ना, इस क्लासरूम का, अगर हम वैक्यूम पंप की मदद से वैक्यूम पैदा कर दें, इसमें एयर सब बाहर कर दें, तो मेरी आवाज़ आप तक नहीं पहुंचेगी। ठीक है, तो ध्वनि की चाल जीरो होती है निर्वात में। इसका मतलब यह है, इसका मतलब यह हो गया कि निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता। इसमें ध्वनि का संचरण, ध्वनि का संचरण नहीं होता, पहली बात। तो किसमें ध्वनि नहीं चल सकती भाई? निर्वात में ध्वनि नहीं चल सकती। अब एक सवाल और निकलता है, देखिए, कि ठोसों में सबसे ज्यादा ध्वनि की चाल होती है। अब सवाल ये निकलता है कि जो वस्तु जितनी ज्यादा ठोस होगी उसमें साउंड की जो चाल है उतनी ही ज्यादा होगी। तो अगर हम धातुओं की बात करें, ठोसों में भी धातुओं की बात करें, और कभी कभी ऐसे सवाल पूछ लेते हैं कि धातुओं में जो एल्युमिनियम है उसमें साउंड की चाल सबसे ज़्यादा होती है। बताया जाता है कि तकरीबन, हाँ, 6420 मीटर प्रति सेकंड होती है। अगर हम बात करें द्रव की, तो सबसे अच्छा द्रव है हमारा जल, वाटर।
पूछने लगेगा कभी कि बताओ जल में ध्वनि की चाल कितनी होती है, तो 1400 के आसपास, मतलब 1450 मीटर प्रति सेकंड। और देखिए गैस का मतलब होता है, सबसे अच्छा पूछेगा एयर में, वायु में। तो वायु में ध्वनि की चाल होती है, हाँ, 332 मीटर प्रति सेकंड। 332 मीटर प्रति सेकंड। ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं आपको, थोड़ा सा इनका भी ध्यान रखना। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके लिए पूछा जा सकता है कभी कभी। जैसा आप तो पीसीएस लेवल की तैयारी कर रहे हैं, और यहाँ आज के दौर में सवालों का पैटर्न बहुत तेज़ी से बदला है। पहले एक दौर था जब पीसीएस में भी यही पूछते थे कि बताइए इनमें से किस में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होगी, ठोस में, द्रव में, गैस में या निर्वात में। तो ऑप्शन लगा दिया आपने ठोस। अब वो कह रहा है कि ध्वनि की चाल के संबंध में कौन सा कथन गलत है। ध्वनि की चाल के संबंध में कौन सा कथन, पहला स्टेटमेंट है कि देखिए ध्वनि का संचरण निर्वात में नहीं हो सकता। दूसरे ऑप्शन में उसने लिखा कि वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड है। उसके बाद लिखा कि जल में ध्वनि की चाल 1430 मीटर प्रति सेकंड है। और डी में उसने लिखा कि एल्युमिनियम में ध्वनि की चाल 932 मीटर प्रति सेकंड है। अब इसमें एक ऑप्शन गलत है। कौन सा गलत है? एल्युमिनियम वाला 932 थोड़ी ना है, सबसे ज़्यादा है। कितना है? 6420। तो इसमें ये भी याद रखना, ये 6400 का मतलब 6000 के आसपास, ये 1500 के आसपास, ये 300 के आसपास, ठीक है। और वहाँ चाल कैसी हो गई? शून्य। एक और सवाल है जो पीसीएस की बड़ी पसंद रहा इसी में, वो होता भैया ध्वनि की चाल पर पड़ने वाले प्रभाव, ध्वनि की चाल पर विभिन्न कारकों के प्रभाव। ध्वनि की चाल पर विभिन्न कारकों के प्रभाव। विभिन्न कारकों के प्रभाव। इसमें प्रभाव कारक तो कई सारे होते हैं, लेकिन एक प्रभाव, एक कारक ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, और वो एग्जामिनर मालूम करता है सबसे ज़्यादा, ठीक है। उसी को सबसे ज़्यादा मालूम करा है उसने, वो बताएंगे क्या है। देखिए पहली बात, क्या ध्वनि की चाल पर दाब का प्रभाव पड़ता है? प्रेशर। अगर मान लीजिए इस कमरे में एयर के प्रेशर को कम या ज़्यादा कर दिया जाए तो ध्वनि पर या ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव पड़ेगा? बोलो। तो याद रखो, अच्छी बात है कि देखिए ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मान लो उसने क्वेश्चन बना के दे दिया कि देखिए वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है, यदि वायु के दाब को दुगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल होगी। पहला ऑप्शन 332 मीटर प्रति सेकंड से अधिक, बी ऑप्शन 332 मीटर प्रति सेकंड से कम, सी ऑप्शन 332 मीटर प्रति सेकंड, और डी ऑप्शन इनमें से कोई विकल्प सही नहीं है। तो 332 ही होगी। क्यों? क्योंकि प्रेशर के बढ़ने से और प्रेशर के घटने से साउंड की स्पीड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। करेक्ट। दूसरी बात सुनिए, अब आता, देखो तुमने देखा होगा तीन चीजें मुख्य तो होती हैं, ताप, दाब, आर्द्रता। ताप, दाब और आर्द्रता। आर्द्रता मतलब ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि एयर में जल की मात्रा का होना। हवा के अंदर अगर जल बिल्कुल भी नहीं है तो हवाएं सूखी होंगी, और सूखी हवाओं के अंदर जल को सोखने की क्षमता बहुत ज़्यादा होगी। मई जून के महीने में हमारे यहाँ कैसी हवाएं चलती हैं? बिल्कुल सूखी होती हैं, सूखी हवाएं,
और जो सूखी हवाएं होती हैं मई जून के अंदर, वहां पर आप क्या करें, कपड़े धोकर डाल दें, 1 घंटे में कपड़े सूख जाएंगे, क्योंकि जितनी हवाएं सूखी होती हैं उनमें आर्द्रता कम होती है और वो पानी को क्या करती हैं, सोख लेती हैं। तो अब सवाल ये आता है, क्या ह्यूमिडिटी मतलब आर्द्रता के बढ़ने और घटने का साउंड पर कोई प्रभाव पड़ेगा? पड़ता है, ठीक है। तो पड़ता है, इसका मतलब दूसरा स्टेटमेंट ये है कि देखिए, शुष्क वायु की अपेक्षा, शुष्क वायु की अपेक्षा शुष्क वायु की अपेक्षा आर्द्र वायु में, आर्द्र वायु में ध्वनि की चाल अधिक होती है, ध्वनि की चाल अधिक होती है। अच्छा तुम एक बात बताओ, जो रात का समय होता है, ऐसे कारण को जोड़ के चलना, जो रात का कारण समय होता है, रात की बात होती है, तो रात में आवाज दूर तक जाती ही नहीं जाती, क्योंकि रात में टेम्परेचर कम होता, और टेम्परेचर कम होता है लेकिन एयर के अंदर नमी होती है, और नमी का मतलब आर्द्र हो गई एयर, और जैसी एयर आर्द्र होगी तो साउंड की स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, वो दूर तक जाएगी। दिन के मुकाबले रात में आवाज दूर तक जाती है। एक चीज और आपने सुनी होगी कि मान लीजिए आपके आसपास 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर से ट्रेन गुजरती है, तो बरसात के समय में सबसे ज़्यादा आर्द्रता होती है। एयर में सबसे ज़्यादा आर्द्रता कब होती है, ह्यूमिडिटी, बरसात के समय। तो बरसात के समय जब आर्द्रता ज़्यादा होती है, तो जैसी बरसात पड़ती है, वो ट्रेन के सायरन की आवाज़ यहाँ तक आती है, हमारे यहाँ तक नहीं आती। दूर जाने वाली ट्रेन बरसात के समय में उसकी आवाज़ हमारे पास तक आती है, और इसी वजह से आती है क्योंकि बरसात में आर्द्रता ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से साउंड की स्पीड बढ़ जाती है, ये साउंड दूर तक जाती है। आपने भी देखा होगा, जब धान की रोपाई हम लोग खेतों में करते हैं, धान की रोपाई, खेत खाली होते हैं और सभी लोग अपने अपने धानों को लगा रहे होते हैं, खेतों में पानी भरा हुआ होता है, बरसात का समय होता है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, तो पानी के तल पर ध्वनि की चाल ज़्यादा होती है या नहीं होती? तो उस समय जो आवाज़ है एक खेत से दूसरे खेत तक जाती है। लोग अगर आपस में बातें करते हैं तो उनकी आवाज़ें हमें तेज सुनाई देती हैं, दूर खेत पर काम करने वाले लोगों की भी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आर्द्र वायु की अपेक्षा, शुष्क वायु की अपेक्षा आर्द्र वायु में एयर की चाल बढ़ जाती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा कि बताइए ध्वनि की चाल सर्वाधिक होगी। ऑप्शन पहला शुरू होगी आपके सामने, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, वसंत ऋतु, वर्षा ऋतु। तो वर्षा ऋतु में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से एयर की जो साउंड की स्पीड है वो ज़्यादा होगी। तो दोनों इफेक्ट हो गए। दाब का कोई प्रभाव पड़ता नहीं है, यस आर्द्रता का प्रभाव पड़ता है। अब बात आती है टेम्परेचर की। टेम्परेचर मतलब हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर। यदि कमरे के तापमान को बढ़ा दिया जाए तो ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ध्वनि की चाल बढ़ जाएगी, घट जाएगी, उतनी ही रहेगी, ये इनमें से कोई विकल्प सही नहीं है। क्या लगता है आपको, कहीं पढ़ा आपने? बढ़ जाती है। क्या होता है? बढ़ जाती है ध्वनि की चाल। देखो, ताप बढ़ने पर, ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ती है, ध्वनि की चाल बढ़ती है। अब बेटा मुझे एक बात बताओ, अगर ताप के बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ती है तो फिर ताप के घटने पर ध्वनि की चाल घटेगी। सिंपल सी बात है। अब ध्यान से सुनो, एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला हम ये लगाते हैं कि Vt = 332 प्लस 0.61 इंटू टी। अब इसका मतलब क्या है? देखो इसका मतलब क्या है, T मीन्स टेम्परेचर, T का मतलब टेम्परेचर।
अगर आप 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ाएंगे, 1 डिग्री, तो एयर में ध्वनि की चाल 332 होती है, कितनी बढ़ जाएगी? 0.61 मीटर प्रति सेकंड। और ये सवाल पूछा जाता, जो मैं आपसे पहले कह रहा था कि एक फैक्ट यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, पीसीएस में 3 4 5 6 बार पूछ लिया, समझ लो। सवाल ये देता है कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल कितनी बढ़ जाती है? 0.61 मीटर प्रति सेकंड 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर। अच्छा, 1 डिग्री बढ़ाने पर इतनी बढ़ेगी, तो 1 डिग्री घटाने पर इतनी घटेगी। बोलो भाई, इतनी घटे, जो चीज 1 डिग्री बढ़ाने पर इतनी बढ़ेगी, क्या 1 डिग्री घटाने पर उतनी नहीं घटेगी? ठीक है, तो ऐसे सवालों को मोस्ट लिख कर जाया करो, कुछ ना कुछ ऐसा क्लू छोड़ दिया करो कि जब आप रिवीजन करोगे तो रिवीजन करते समय आपको इन सवालों पर तुरंत ध्यान जाना चाहिए कि हाँ भैया ने पढ़ाते समय हमें कोई बात बताई थी और क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो, 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल 0.61 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाती है। तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर इतनी चाल बढ़ जाएगी। अच्छा बताओ, कमरे का तापमान 24 डिग्री सेंटीग्रेड से 34 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल में कितनी वृद्धि होगी? भाई 10 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 10 डिग्री तापमान बढ़ाना, 10 से गुणा करेंगे तो 0.1 उधर खिसक जाएगा, 6.1 मीटर प्रति सेकेंड। तो कितनी हो जाएगी चाल फिर? 332 प्लस 6 जोड़ दो, 338 के आसपास। ठीक है। अच्छा देखो, एक और प्रभाव देख रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, मैं लिख भी देता हूं। देखो बेटा, एक और क्वेश्चन यहां से, बड़ा अच्छा सवाल है। एक बात बताओ, क्या ध्वनि की चाल पर वायु की गति का प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता? वायु की गति, एयर की स्पीड। अगर मान लो हवा पश्चिम से पूरब की तरफ चल रही है और आप पूरब की तरफ मुंह करके किसी को आवाज देते हैं तो आवाज आपकी दूर तक जाती है, और उसके विपरीत आवाज देते हैं तो आवाज क्या हो जाती है? कम हो जाती, नहीं हो जाती? तो वायु की चाल के अनुकूल ध्वनि की चाल बढ़ती है। वायु की चाल के अनुकूल ध्वनि की चाल बढ़ती है। अब बताओ, मैंने एक शब्द मेंशन करा यहां पर, अनुकूल। अगर मैं विपरीत कर दूं तो ध्वनि की चाल घट जाएगी। तो ऐसा सवाल मिल जाएगा आपको देखने के लिए कि बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। कथन क्या हो जाएंगे? ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ती है, आर्द्रता बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ती है, वायु की गति के अनुकूल ध्वनि की चाल बढ़ती है। ठीक है। और डी में लिख देंगे कि दाब के बढ़ने पर ध्वनि की चाल घटती है। क्या गलत है? क्या दाब के बढ़ने पर ध्वनि की चाल घटती है? भैया ना तो घटती है और ना बढ़ती है, इसका मतलब चाल उतनी ही रहती है। ठीक है। तो ये हो गए ध्वनि के चाल पर विभिन्न कारकों के प्रभाव। एक और अच्छा सवाल बनता है कि ध्वनि के लक्षण क्या हैं। हम उसी पॉल्यूशन पर आना चाह रहे हैं, लेकिन एक सीक्वेंस में आना चाह रहे हैं, एकदम छलांग मार के नहीं आना चाहते। हम सब चीज़ों पर थोड़ी थोड़ी जानकारी लेते हुए चलेंगे। देखो, हमेशा याद रखो, है ना, कि जीतता वही है जिसमें अपने काम के प्रति शंका ना हो। मॉर्निंग में उठिए, अपनी तैयारी करिए। जब आपकी तैयारी स्ट्रोंग जोन में चली जाएगी तो मैं ही नहीं,
ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर भी पनपने लगेगा कि अब मंजिल जो है वो ज़्यादा दूर नहीं है। बस क्या है कि ये क्या होते हैं ना, पीसीएस जो क्वालिफाई करने वाले लोग होते हैं, इनका मिशन होता, इनके मिशन होते हैं, और इनके मिशन का मकसद होता है कि मिशन को अचीव करना। लगने की आवश्यकता है। अगर आप 1 साल लेकर चलते हैं और 3 से 4 घंटे भी तैयारी करते हैं ना, तो बड़े आराम से पीसीएस का एग्जाम, प्री मेंस और इंटरव्यू क्वालिफाई करके आप निकल जाएंगे। और अगर आप सोचते हैं कि आप 10 साल तक तैयारी करें और फिर एग्जाम निकालें, तो लोग ऐसे भी हैं कि 10-10 साल छोड़िए, 15-15 साल भी गुजार देंगे, तब भी एग्जाम नहीं निकलता। बस एक बार मन में ठान लो, एक स्फूर्ति होनी चाहिए चेहरे पर, शंका बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर आप लग गए हैं तो 25 दूर नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं, 25 दूर नहीं है। अगर आप अपने काम, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं ना कि 25 में तो बहुत समय अभी है ना, कौन इतनी देर वेट करेगा, क्यों भाई 4 साल से वेट नहीं कर रहे नौकरी का, कर रहे हैं ना। और 4 साल पहले अगर मिशन बना दिया जाता तो शायद कामयाब हो गए होते। इसलिए समय आते हुए देर नहीं लगेगी। जितनी आप अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग जोन में लेकर जाएंगे, उतना ही समय भी आपका बहुत तेजी से खींचेगा। तो इसलिए चेहरे पर स्फूर्ति होनी चाहिए, एक मतलब एक पढ़ाई के प्रति एक ललक होनी चाहिए, एक भूख होनी चाहिए जानने की, हाँ मतलब उत्सुकता होनी चाहिए। और उसके बाद देखो कैसे एग्जाम नहीं निकलता है। अरे ये दूसरे ग्रह के लोग थोड़ी ना है जो पीसीएस के एग्जाम, आईएएस के एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, ठीक है, लेकिन इनके मिशन होते हैं, ठीक है, इनके टारगेट होते हैं, और ये उसी को फॉलो करते हैं बस केवल। चलिए अब हम बात कर रहे हैं, देखिए ध्वनि के लक्षण क्या होते हैं। तो ध्वनि के लक्षण, ध्वनि के लक्षण, ध्वनि के लक्षण में सबसे पहली बात होती है, ध्वनि के अंदर, ध्वनि में हाँ लक्षण या गुण कह सकते हो। एक होता है गुणता, क्वालिटी। समझने की आवश्यकता बस केवल। एक बात तुम मुझे बताओ, क्या हर व्यक्ति की साउंड की क्वालिटी सेम होती है? क्यों भाई, क्या हर एक व्यक्ति की साउंड की क्वालिटी सेम होती है? नहीं होती। मेरी जो साउंड है उसकी क्वालिटी अलग है, आपकी जो साउंड है उसकी क्वालिटी अलग है। अच्छा, पशुओं की जो साउंड होती है उनकी भी क्वालिटी अलग है। क्या आप देख के ये नहीं बता सकते, सुन के, कि ये किस जानवर की आवाज है? बोलो, वो जानवर देखा नहीं है आपने, पता नहीं कहीं बोल लिया है, तो उसकी साउंड को पहचान कर आप नहीं बता सकते किसकी आवाज है। ये कुत्ते की आवाज है, गीदड़ की आवाज है, या पशु भैंस की आवाज है, गाय की आवाज है, किसकी आवाज है? समझ सकते हैं ना? ठीक है, अब सुनो, देखो अब एक बात और सुनो। एक भीड़ है, एक भीड़ है, उस भीड़ में हमारे ही परिवार के कोई चाचा, ताऊ, भाई, पिताजी, कोई ना कोई मौजूद हैं, और भीड़ में बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, कोई छुपा हुआ नहीं है, सब बोल रहे हैं, एक दूसरे से वार्तालाप कर रहे हैं। उनमें से अगर कोई परिचित आवाज हमारी है, किसी व्यक्ति की आवाज को हम जानते हैं, पहचानते हैं, तो हम ये भी बिना देखे बता सकते हैं कि भीड़ में, उस भीड़ में हमारे घर से कौन है। बोलो, ये किस आधार पर आपने पहचान लिया? किस आधार पर पहचान लिया? लोग तो बहुत सारे बोल रहे हैं, क्योंकि हर आदमी की बोलने की क्वालिटी अलग अलग है। तो अगर भीड़ के अंदर पिताजी भी हैं हमारे, तो हम पिताजी की आवाज को पहचान लेते, नहीं पहचान लेते? वो भी बिना देखे। बोलो, ये किस आधार पर ऐसा हुआ? अच्छा, एक बात बताओ तुम मुझे, ऐसे लोग जिनकी आवाज को आपने नहीं सुना है अभी तक, ऐसे व्यक्ति जिनसे आप परिचित नहीं हो, जिनकी आवाजों को नहीं पहचान पा रहे हो आप, तो ऐसे व्यक्तियों की आवाज को आप क्या बता पाएंगे कौन बोल लिया है? बोलो, नहीं बता पाएंगे। इसका मतलब जिन व्यक्तियों की साउंड हमने सुनी है, जिन व्यक्तियों की ध्वनि हमने सुनी है, उनके अंदर एक गुण होता है जिसको हम
पहचान लेते हैं, उसी को हम गुणता कहते हैं। अच्छा, तुमने एक बात देखी होगी कि रेडियो पर अगर कोई गाना बजता है, ठीक है, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गाने में मेल या फीमेल सिंगर की आवाज भी बता देते हैं, है ना। वो कहते हैं कि देखो इसमें जो गायक कलाकार है ना वो सुरेश वाडेकर है। मैंने सुरेश वाडेकर बोले, हाँ लता मंगेशकर के साथ में सुरेश वाडेकर की आवाज है ये बताओ ये उस आदमी ने कैसे पहचान लिया? क्योंकि उसे उसकी आवाज का, हाँ, की क्वालिटी का पता है। ऐसे कलाकार जो आज भी गाते हैं, गाने गाए जाते हैं और आप गाने सुन रहे हैं तो आप बता सकते हैं कि अरिजीत सिंह की आवाज है। बोलो, इसका मतलब ये किस आधार पर पहचाना गया है? तो बिना देखे किसी व्यक्ति को उसकी आवाज को पहचानना क्या कहलाता है? गुणता कहलाता है। तो साउंड के अंदर ये भी एक क्वालिटी होती है, ये भी अपना एक लक्षण है साउंड का। दूसरा देखिए, ये कहा जाता है कि गुणता के बाद में एक होता है तारत्व। तारत्व को सुर भी कहते हैं, वैसे इसको अंग्रेजी में कहते हैं पिच। क्या कहते हैं अंग्रेजी में बेटा? पिच। यहां से क्वेश्चन मालूम किया जाता है कि देखिए, अगर किसी भी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति ग्रेटर देन है, ज्यादा है, मतलब अगर आवृत्ति ज्यादा है तो समझिए उसका तारत्व भी ज्यादा होगा, और अगर तारत्व ज्यादा होगा तो उसकी ध्वनि पतली होगी, उसकी जो साउंड है वो बारीक होगी। बारीक तो जानते हैं ना, हाँ, साउंड बारीक होगी, इसे कहते हैं ऊंचा सुर। क्या कहते हैं? और अगर देखिए आवृत्ति किसी की, साउंड की आवृत्ति कम है तो तारत्व भी कैसा होगा? कम होगा, और वो ध्वनि कैसी होगी? मोटी। ध्वनि कैसी होगी बेटा? मोटी होगी। ध्वनि कैसी होगी भैया? हाँ, मोटी होगी। अब तुम देखो, एक क्वेश्चन आता है कि महिलाओं की जो आवाज है वो पुरुषों के मुकाबले बारीक होती है। महिलाओं की जो आवाज है वो पुरुषों के मुकाबले कैसी होती है? बारीक होती है। अगर उनकी आवाज बारीक है तो बताइए किसकी ध्वनि की आवृत्ति ज्यादा है? महिलाओं की आवाज बारीक होती है पुरुषों के मुकाबले, इसलिए महिलाओं की आवाज अगर बारीक है तो महिलाओं की जो आवृत्ति है ध्वनि की वो ज्यादा है या कम है? बोलो, वो ज्यादा है। ठीक है। पुरुषों की आवाज होती है मोटी, है ना, इसलिए पुरुषों की ध्वनि की आवृत्ति कैसी होगी बताओ? एक आता है कि मच्छर की भिनभिनाहट और शेर की दहाड़, इनमें किसकी आवृत्ति ज्यादा होती है? मच्छर की आवाज की आवृत्ति ज्यादा होती है, क्योंकि मच्छर की आवाज बारीक होती है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? तुमने देखा होगा फिल्में जब बनाई जाती हैं तो कुछ फिल्में ऐसी होती है जिनमें बच्चे गाना गाते हैं। कोई ऐसा मंच पर कोई बच्चा वो गाना गाता है तो उस बच्चे की आवाज में गाना कोई फीमेल सिंगर गा रही होती है, फीमेल सिंगर का गाना होता है वो। तो सवाल यह है कि बच्चों की आवाज बारीक होती है, ठीक है, तो बच्चों की आवाज अगर बारीक है तो उनकी आवृत्ति कैसी होगी? फिर अधिक होगी। उदाहरण भी समझना है ना, उदाहरण भी समझना है जो मैं आपको बता रहा हूं, ये सब प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, प्री एग्जाम के लिए। ठीक है, कि शेर की दहाड़ और मच्छर की भिनभिनाहट में किसकी आवृत्ति ज्यादा होती है? एक सवाल पूछा जाता है कि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की आवाज बारीक होती है, क्यों? या तो यूं कह दो कि उनका तारत्व ज्यादा होता है, या उनको कह दो उनकी आवृत्ति अधिक होती है। ठीक है। एक होता है ध्वनि की तीव्रता। ध्वनि की तीव्रता गुणता में तीसरा पार्ट है। और देखो अब चलेंगे हम, इसी को आधार बनाकर चलेंगे साउंड पोल्यूशन को लिए। साउंड पोल्यूशन, क्योंकि तीव्रता ही साउंड पोल्यूशन का कारण है। ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि की तीव्रता, और इसको हम बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ
साउंड। इंटेंसिटी ऑफ साउंड। धीरे धीरे करके आपको उसी मुकाम पर पहुंचाया जाएगा। ध्वनि प्रदूषण की बात कर रहे थे, ध्वनि प्रदूषण पे ही हम पहुंचेंगे, ठीक है। अब सुनो, देखो, तीव्रता का मतलब होता है साउंड का तेज होना। अगर कोई तेज बोलता है तो उसकी साउंड की तीव्रता ज़्यादा है, और कोई स्लो बोलता है तो उसकी तीव्रता कैसी है, कम है, ठीक है। देखो, ध्वनि की तीव्रता का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि ध्वनि की तीव्रता का मात्रक क्या है। ध्वनि की तीव्रता का मात्रक होता है बेटा डेसिबल। अगर किसी वजह से ऑप्शन में डेसिबल नहीं है तो बेल, और किसी वजह से ऑप्शन में बेल भी नहीं है तो हम कह देते हैं जूल प्रति मीटर स्क्वायर सेकेंड। और अगर ये भी ऑप्शन में नहीं है तो वाट प्रति मीटर स्क्वायर। और आपको पता होगा कि 1 बेल इज इक्वल टू 10 डेसिबल। 1 बेल इज इक्वल टू 10 डेसिबल। एक बेल बराबर कितना होता है, 10 डेसिबल होता है एक बेल का मान। अब देखो, वही बात स्टार्ट होने वाली है जो हमारा मूल टॉपिक था, जिसका नाम था ध्वनि प्रदूषण। अब क्या होता है कि जो ध्वनि की तीव्रता है, पहले तो मैं तीव्रता के इफेक्ट बताऊंगा, प्रभाव बताएंगे हम लोग, फिर हम ये बात करेंगे कि कितने डेसिबल तक की ध्वनि हमारे लिए सर्वोत्तम है। तो आपने सुना होगा कि 45 डेसिबल तक की ध्वनि हमारे लिए उपयुक्त होती है। 45 डेसिबल ध्वनि से ज़्यादा ध्वनि में अगर आप रहते हैं, पहुंच जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। और कहीं साउंड की इंटेंसिटी अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, समझिए मेरी बात, तो बॉडी के तमाम ऑर्गन्स इफेक्टिव होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, तुमने एक बात देखी होगी, एक बात बताओ, अगर कोई हार्ट का पेशेंट है और उसे ऐसे माहौल में पहुंचा दिया जाए जहां साउंड की इंटेंसिटी, ध्वनि की तीव्रता बहुत ज्यादा है, तो उस पर कैसा प्रभाव पड़ेगा? बोलो, निगेटिव प्रभाव पड़ेगा, और हो सकता है उसकी डेथ भी हो जाए। बोलो, तो इसका मतलब यह है कि ध्वनि की तीव्रता का हार्ट पे प्रभाव है। अच्छा बताओ, कानों पे प्रभाव नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। आपने सुना होगा कि जो लोग ईयरफोन लगाए रहते हैं कानों में है, और तेज वॉल्यूम कर देते हैं, फुल वॉल्यूम कर देते हैं, जितना फुल वॉल्यूम होगा आपके सुनने की क्षमता कम हो जाएगी। सुन लो ध्वनि प्रदूषण के बारे में। अच्छा एक बात बताओ, अगर आप डीजे पे डांस कर रहे हैं और तेज आवाज है, आप जब डीजे से बाहर निकल कर आते हैं तो कम से कम 2-3 मिनट आप नॉर्मल नहीं हो पाते। 2-3 मिनट तक वो आवाज आपके कानों में गूंजती है, और कोई अगर आपसे बात करने लगे तो आपको सुनाई नहीं आती। तो कानों पे इफेक्ट है। क्या पाचन तंत्र पर ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता? पाचन तंत्र पर। आपको पता, किसी बच्चे को अगर आपने सही से और तेज आवाज में डांट दिया ना, तो बाकी तो डेड डेस में आपको पता चली गया होगा है। क्यों भाई, क्यों ये ऐसा उसके साथ क्यों हुआ? इसका मतलब साउंड का बढ़ना पाचन तंत्र पर भी निगेटिव असर लाता है। ठीक है, तो यहीं से अपनी कहानी कल वाली क्लास में स्टार्ट करेंगे। अब मूल टॉपिक शुरू हो जाएगा एनवायरनमेंट का, ध्वनि प्रदूषण और सब बचाओ। ठीक है, चलो तो इसके इफेक्ट बताने बाकी कल देखते हैं, है ना।